तो क्या आप मानते हैं कि ये नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू की जा रही है अभी? जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो जी। शिक्षा से भी दुनिया में उजाला होता है जी। कुछ संस्थाओं में 50% पूरा हुआ है, कुछ में 60 हुआ है, किसी में 100 भी हो गया है। ये नई शिक्षा नीति की सर कुछ खास विशेषताएं क्या है? तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च और मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का जमाना है, ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। दूसरा जो बड़ा बदलाव आया है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आई है। तीसरा बड़ा बदलाव जो आया है कि इसमें एंट्री और एग्जिट को बड़ा फ्री कर दिया गया है। ये जो एंट्री एग्जिट सिस्टम है, इससे आपको लगता है कि साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी होगी? इससे ड्रॉप आउट रेट कम होगी, री एंट्री से ड्रॉप आउट रेट और बढ़ेगी और साक्षरता दर तो डेफिनेटली। अब तो साक्षरता की परिभाषा ही बदल गई है साहब। जो निरक्षर वो नहीं है जो अनपढ़ है, अब निरक्षर वो है जो वेल क्वालिफाइड है लेकिन इसने पढ़ना छोड़ दिया। नई शिक्षा नीति में आप गुरु का योगदान और गुरु की जिम्मेदारी आप किस तरीके से देखते हैं? अब गुरु गोविंद नहीं रहा, लेकिन गुरु इज ए नाइस फाइन मेंटर। वो एक फैसिलिटेटर हो गया अब शिक्षा में सहयोग करने का। गवर्नमेंट कोई टीचर बन जाता था तो वो पढ़ाई करना बंद कर देता था और पुरानी सिस्टम से वो पढ़ता रहता था और पढ़ाता रहता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में आप देखते हैं कि वही ढर्रा चलता रहेगा या फिर टीचर जिसने पढ़ाई करना बंद कर दिया वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। एक सरकार के द्वारा ऐसा क्लेम किया गया था कि इसमें नई शिक्षा नीति के तहत 6% तक GDP का जो बजट है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो शिक्षा पर 6% नहीं कर पा रहे हम बल्कि लगभग 2 से भी कम प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर पा रहे हैं। इस पॉलिसी में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कोशिश की जाए कि बच्चे की मातृभाषा में कराई जाए। मतलब जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है उसमें अगर उसको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी तो जल्दी से उसको ग्रहण कर पाएगा और जब वो मजबूत हो जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन उसकी मजबूत हो जाएगी, तो फिर आप अंग्रेजी पढ़ाइए और भाषाएं पढ़ाइए, फ्रेंच पढ़ाइए और भी पढ़ाइए, तो वो सब सीखेगा। इस नई शिक्षा नीति में या भारतीय एजुकेशन सिस्टम में आप AI की कैसे भूमिका देखते हैं? कि कई जो कंट्रीज हैं उन्होंने AI एप्लीकेशंस लॉन्च कर दिए, लेकिन अभी हम AI कोर्स तक लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हम AI का सदुपयोग करें। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारा एक नाकामी है। जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी में हम तेजी से आगे बढ़े, यूरोपीय देशों की तुलना से भी। आप देखिए सबके पास आधार कार्ड है डिजिटल। आज पेमेंट सिस्टम देखिए, पताशी भी खाएंगे आप तो तुरंत पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं, UPI से। तो जब हम डिजिटल इकोनॉमी को इतना तेजी से आगे ले जा सकते हैं, चाहे इसका फायदा कोरोना की वजह से हुआ हो, किसी वजह से हुआ हो, लेकिन हम AI में क्यों नहीं कर पाएंगे? हम AI में भी कर पाएंगे और बहुत तेजी से लोग कर भी रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। शिक्षा किसी भी व्यक्ति या किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। आज हम बात करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर। मेरे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, इकोनॉमिस्ट, शिक्षाविद ND माथुर सर। सर, बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई थी या उस समय इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी 2025 हो गया है, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि ये नई शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू की जा रही है? अभी सभी यूनिवर्सिटीज और स्कूल इसे फॉलो कर रहे हैं क्या? देखिए, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो जी। शिक्षा से भी दुनिया में उजाला होता है जी। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जी नई शिक्षा नीति बनाने के लिए एक समिति बनाई जी, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर लेट कस्तूरी रंगन साहब जो है वो उसके चेयरमैन थे और भी मेंबर्स थे जी। और उन्होंने 2020 में अपनी रिपोर्ट दी और 2020 में भारत सरकार ने इसको लागू कर दिया जी। अब जैसा आपका सवाल है कि 2025 आ गया है, 5 साल में क्या हुआ, हम कहाँ पहुँचे, आखिर इस पॉलिसी को लेकर के हम पहुँचे कहाँ हैं, आखिर इसका क्या फ़ायदा मिला है? देखिए, ये पॉलिसी सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, सभी शिक्षण संस्थाओं को इसे लागू करना मैंडेटरी है। और सबने ये काम प्रयास शुरू भी कर दिया है। कुछ संस्थाओं में 50% पूरा हुआ है, कुछ में 60 हुआ है, किसी में 100 भी हो गया है और अपने अपने हिसाब से अमेंड करके चीज़ों को सभी शिक्षण संस्थाएं इसको लागू करने की कोशिश की रही। मेरा विश्वविद्यालय इस मामले में हमारे जो ओनर्स हैं विश्वविद्यालय के, जो मैनेजमेंट है वो बड़ा सजग है इसके प्रति और इसको डिटो ऐसे कि ऐसे जैसी ये पॉलिसी है इसको डिटो 100% लागू कर दिया गया है।
ये नई शिक्षा नीति की सर कुछ खास विशेषताएं क्या हैं? क्योंकि बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि इंडिया में लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसमें बदलाव आना चाहिए। फाइनली 2020 में बदलाव भी आया साहब, बहुत बदलाव आ गया। सबसे बड़ी विशेषता तो इस नई शिक्षा नीति की ये है कि इसमें खुलापन बहुत है जी, फ्रीइंग द एजुकेशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स प्रोग्राम की बात की गई है इसमें। कि आज अगर मान लीजिए एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट डेटा एनालिटिक्स को चुनता है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी वही इलेक्टिव लेता है, एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी वही इलेक्टिव लेता है, तो तीनों एक ही क्लास में बैठ सकते हैं। कॉमर्स का भी इंजीनियरिंग वाले के साथ बैठा है और मैनेजमेंट का भी इंजीनियरिंग वाले के साथ बैठा है। म्यूजिक अगर ली किसी ने इलेक्टिव, तो म्यूजिक में सभी एक साथ बैठेंगे इलेक्टिव में। तो इलेक्टिव क्लासेस, तो एक इंजीनियरिंग का बच्चा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ले सकता है, और ह्यूमैनिटीज का बच्चा अगर वो उसको पढ़ सकता है तो वो इंजीनियरिंग का भी कोई सब्जेक्ट, जैसे एआई का सब्जेक्ट है, अब एआई का एलिमेंट तो हर ही सब्जेक्ट में हो गया है अब, जैसा नई एजुकेशन नीति कहती है। तो कुल मिलाकर अब जो 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 बाउंड्रीज थी सब्जेक्ट की, देयर इज डेथ ऑफ डिसिप्लिन। विषय जो है अपने आप में अब कुछ नहीं रहा, अब सारे विषय पढ़ सकता है लड़का जिनमें अपनी रुचि है उसकी। और मैं एक यूनिवर्सिटी में गया, कलकत्ता की एक यूनिवर्सिटी में, और वहाँ इतनी मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च चल रही थी कि वहाँ साइकोलॉजी का टीचर, न्यूरोसाइंस का डॉक्टर और जो है एजुकेशन की फैकल्टी, तीनों मिलकर के रिसर्च कर रहे थे किसी विषय पर। तो अब एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस की, उसका दिमाग कैसा है, ये सब मिलकर के, तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च और मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का जमाना है। ये सबसे बड़ा बदलाव आया है। दूसरा जो बड़ा बदलाव आया है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत आई है। तीसरा बड़ा बदलाव जो आया है कि इसमें एंट्री और एग्जिट को बड़ा फ्री कर दिया गया है। मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो पहला साल पढ़ा है उसने, बाकी उसको छोड़ देना पड़ा, तो छोड़ दिया तो ड्रॉप आउट हो गया, लेकिन पहले साल में उसको हम सर्टिफिकेट कोर्स दे देंगे इस नई शिक्षा नीति के तहत। 2 साल पढ़ा है तो उसको डिप्लोमा दे देंगे। 3 साल या 4 साल पढ़ा है तो उसको पूरी 3 साल में डिग्री मिल जाएगी। चौथे साल में उसको ऑनर्स मिल जाएगी। चौथा साल भी पढ़ता है तो यह डिग्री विद रिसर्च मिल जाएगी। तो हर साल का महत्व है अपने आप में। और वो अगर बीच में छोड़ भी देता है, 2 साल बाद कोई स्टार्टअप वगैरह करके, मान लीजिए वो आता है कि मैंने अपना काम कर लिया, जो मुझे बीच में प्रायोरिटी थी मेरी, उस प्रायोरिटी को पूरा करके री एंट्री भी कर सकता है 3 साल वापस। उसके क्रेडिट सुरक्षित रहेंगे 2 साल के, उसके मार्क्स सुरक्षित रहेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन गया है, यूजीसी ने उसका पूरा खाका बना दिया है उस एकेडमिक बैंक। उसके तहत उसके क्रेडिट रिजर्व रहेंगे और वो वापस उसमें तीसरे साल में फिर 2 साल का क्रेडिट जुड़ जाएगा, चौथे साल में तीसरे साल तक का क्रेडिट जुड़ जाएगा। ये बड़ा बदलाव आया है। तो उससे री एंट्री के होने से मतलब एग्जिट भी है और री एंट्री भी है। तो हर बच्चा अपने पेस के हिसाब से पढ़ाई कर सकता है। जो एडवांस लर्नर है वो तेजी से कर सकता है, जो स्लो लर्नर है वो अगर बीच में गैप भी लेना चाहता है तो गैप लेकर के फिर एंटर हो सकता है। और ये एंट्री एग्जिट जो जितना स्मूथ हो गया, इससे तो लाइफ टाइम लर्निंग का प्रोसेस रहेगा। सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग का प्रोसेस है। इस सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी वाला विषय तो मेरे सामने भी आया था, क्योंकि मुझे मैथ पसंद थी तो मैं मैथ साइंस लिया मैंने, लेकिन मुझे मैथ के साथ में पॉलिटी हिस्ट्री भी पसंद था, लेकिन वो नहीं ले पाया क्योंकि एक स्ट्रीम में आपको मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री यही लेना होता था। कोई बच्चा मैथ्स के साथ इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना चाहता है तो पढ़े। पहले नहीं था इस तरीके का। पहले तो ये जो नए प्रयोग हुए हैं, नए एक्सपेरिमेंटेशन हुए हैं, लेट हिम डू। वो एक्सपेरिमेंट करे, प्रयोग करे, और अगर उसको लगता है कि मैं असफलता या सफलता प्राप्त करके वापस आ रहा हूँ तो री एंट्री कर ले। ये जो एंट्री एग्जिट सिस्टम है, इससे आपको लगता है कि साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी होगी? इससे ड्रॉप आउट रेट कम होगी, री एंट्री से ड्रॉप आउट रेट और बढ़ेगी, और साक्षरता दर तो डेफिनेटली। अब तो साक्षरता की परिभाषा ही बदल गई है साहब। अब साक्षर वो नहीं है जो अनपढ़ है, जो निरक्षर वो नहीं है जो अनपढ़ है। अब निरक्षर वो है जो वेल क्वालिफाइड है लेकिन इसने पढ़ना छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अब तो हर दिन आपको नया अपडेट चाहिए, हर दिन आपको बदलाव चाहिए। तो जो जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को आप आत्मसात करते चले जाएं, उन परिवर्तनों को आप ग्रहण करते चले जाएं। मैं आज 68 साल 69 ईयर्स का होने को आ रहा हूँ, लेकिन अब भी मुझे रोज कुछ न कुछ देखना पड़ता है समय के साथ कदम ताल करने के लिए। क्योंकि मेरा बच्चा और भी उसके मेरे ज़माने में तो था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। लेकिन आज तो गुरु गूगल दोनों खड़े, गुरु एआई दोनों खड़े, गुरु चैट जीपीटी दोनों खड़े।
काके लागू पाए बलिहारी AI आपकी जो गुरु दियो छुड़ा है। तो अब गुरु को बड़ा अलर्ट रहने की जरूरी है, क्योंकि गुरु को टीचर से स्टूडेंट से आगे चलना है। लेकिन ये सब चीजें इंफॉर्मेशन दे सकती है, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती। इसलिए इंटरप्रिटेशन के लिए गुरु की जरूरत हमेशा बनी रहेगी, इसलिए गुरु को अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इन नई शिक्षा नीति में आप गुरु का योगदान और गुरु की जिम्मेदारी आप किस तरीके से देखते हैं? गुरु की भूमिका थोड़ी बदल गई है अब नई शिक्षा नीति में, जैसा मैंने बताया कि अब गुरु गोविंद नहीं रहा, लेकिन गुरु इज ए नाइस फाइन मेंटर। वो एक फैसिलिटेटर हो गया अब शिक्षा में सहयोग करने का, और रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द स्टूडेंट ऑल्सो। सेल्फ लर्निंग का जमाना है अब तो। उसने जो रेफरेंसेस दिए हैं, जो पढ़ने के लिए कहा है, वो अगर वो नहीं पढ़ा तो आउटकम नहीं होगा। और शिक्षा अब हो गई है आउटकम बेस्ड एजुकेशन, कि शिक्षा का कोई नतीजा निकलना चाहिए साहब। शिक्षा इनकम के लिए तो है ही, प्लेसमेंट हो जाए, लेकिन आउटकम के लिए भी है कि उसने उसका तोल क्या आया, सीखा क्या उसने, तो वो कितना सीखा उसने, ये मेजरमेंट जो है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। और आजकल तो सिलेबस में लिख दिया जाता है ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये प्रोग्राम के एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कोर्स के ऑब्जेक्टिव हैं, और कोर्स के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। और हम अगर वो 3 साल पढ़ लिया है, 4 साल पढ़ लिया है, तो 4 साल बाद हम उससे क्या चाहते हैं ये भी कोर्स करिकुलम में लिख दिया जाता है कि ये हो जाना चाहिए तो उसको डिग्री मिलेगी। क्रेडिट सिस्टम आ गया, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया। एक पहले हम ऐसा देखते थे कि टीचर, जैसे खास करके गवर्नमेंट में ऐसा होता था कि गवर्नमेंट कोई टीचर बन जाता था तो वो पढ़ाई करना बंद कर देता था और पुरानी सिस्टम से वो पढ़ता रहता था और पढ़ाता रहता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में आप देखते हैं कि वही ढर्रा चलता रहेगा, या फिर टीचर जिसने पढ़ाई करना बंद कर दिया वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता। अब उसको रेगुलर पब्लिकेशन करना चाहिएगा, आइदर पब्लिश और पेरिश। हायर एजुकेशन में तो अगर पब्लिश नहीं करता है तो मरे बराबर है। इधर पब्लिश और पेरिश, उसके प्रमोशन ही नहीं होंगे, उसको इंक्रीमेंट ही नहीं मिलेंगे अगर पब्लिश नहीं किया तो। उसको पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कॉपीराइट कराना पड़ेगा, उसको बुक चैप्टर्स लिखने पड़ेंगे। तो अब रिसर्च बढ़ी है, रिसर्च कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी, रिसर्च प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे, तब जाकर के उसके प्रमोशंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एक और तो सर्वाइवल इज एट द स्टेक, टीचर सर्वाइवल इज एट द स्टेक। एक और अहम सवाल ये है कि एक एजेंसी है, उसने रिपोर्ट निकाली थी कि इंडिया का सिर्फ 2% यूथ एम्प्लॉयबल है जिसके पास डिग्री है। तो आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति के बाद में जो बेरोजगारी दर है या फिर जो स्किल्ड यूथ ज्यादा तैयार हो पाएगा? देखिए, जब AI बेस्ड एजुकेशन होगी, जब इंडस्ट्री बेस्ड, आज कैरिकुलम कैसे बन रहा है, इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव BOS में बैठता है आजकल, और टीचर में एक नई चीज आई है, प्रोफेसर इन प्रैक्टिस। और वो टीचर नहीं होना चाहिए, प्रोफेसर इन प्रैक्टिस वो अपॉइंट होगा जो कॉर्पोरेट सेक्टर का आदमी है, रिटायर हो गया है, अपना सब काम धंधा कॉर्पोरेट सेक्टर का छोड़ दिया है, या उसने पहले रिटायरमेंट ले लिया है VRS, लेकिन ही कैन बी अपॉइंटेड एज प्रोफेसर इन प्रैक्टिस। और वो प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के पास इंडस्ट्री का ज्ञान है, क्लास में डायरेक्ट इंडस्ट्री का ज्ञान मिल रहा है उसको, तो उसकी स्किल्स बढ़ेंगी, और स्किल बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा। तो स्किल बेस्ड इसमें ज्यादा फोकस रहेगा। यस, और कोर्स करिकुलम भी ऐसा बनाया जा रहा है कि उसमें स्किल एलिमेंट ज्यादा हो, एंटरप्रेन्योरशिप का एलिमेंट ज्यादा हो, AI का एलिमेंट उस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन को देखते हुए उसमें डाला जाए, जिससे उसकी स्किल एनहांसमेंट हो। बल्कि वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल एनहांसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, ये सब कंपल्सरी कर दिए गए हैं। इलेक्टिव, आप कोई सा भी एक लिस्ट है पूरी कि सब 50 एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज हैं, या 75 वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, या जो है स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज 16 उसमें रख दिए, कोई सा भी चुने हो। ये नई शिक्षा नीति काफी अच्छी है, इसकी लोग तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी देखने को मिलती है कि जो बड़ी बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें प्रॉपर लैब या प्रॉपर जो संसाधन है उनका अभाव रहता है, तो उस वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। आप इससे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक मिथ है अपने आप में। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना काल में धूल खा रहा था, कोई यूनिवर्सिटी जाता ही नहीं था, बिना यूनिवर्सिटी जाए एजुकेशन मिल रही थी, ऑनलाइन एजुकेशन। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए मिथ। टीचर एंड टॉट दो अगर हो, जैसे वो मलाला ने कहा है ना कि एक 1 बुक, 1 पेन, 1 स्टूडेंट एंड 1 टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। ये 4 चीजें होनी चाहिए बस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, मैं ये नहीं कहता इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी नहीं है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेसेसरी, लेकिन लैब्स भी होनी चाहिए, लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, खेल के मैदान भी होने चाहिए। और ये सब आजकल की प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गया है। आज आप देखिए, राजस्थान में लगभग 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें से 75 यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर में होंगी, 25% स्टेट सेक्टर में है। और ज़्यादातर बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं अब,
पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर वो जो जाते हैं पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में जो स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं सरकार से, उसके लिए ज़्यादा जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, अच्छी लैब्स हैं, अच्छी लाइब्रेरीज है, और प्राइवेट सेक्टर की तरफ बच्चा जा रहा है, तो इसका फ़ायदा एजुकेशन को मिलेगा। नई शिक्षा नीति की बेहतर प्रैक्टिस और इसके इम्प्लीमेंट के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की क्या भूमिका देखते हैं आप? प्राइवेट सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे हैव बीन पायनियर्स। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में तो अभी भी बहुत धीरे धीरे चल रहा है काम, लेकिन सबसे पहले अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने किया है, निजी विश्वविद्यालयों ने किया है, निजी स्कूलों ने किया है, क्योंकि उन्होंने तो उसको मतलब हाथों हाथ लिया है उसको, बिल्कुल, और उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, क्योंकि उसको देख कर उसको जो फ़ायदे दिखने लगे, उसके फ्लेक्सिबिलिटी के जो फ़ायदे मिलने लगे, उसका फ़ायदा जो है वो बच्चों को देने के लिए उन्होंने जो है हाथों हाथ उसको लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया। एक सरकार के द्वारा ऐसा क्लेम किया गया था कि इसमें नई शिक्षा नीति के तहत 6% तक जीडीपी का जो बजट है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, लेकिन अभी भी हम देखें तो उतना खर्च नहीं किया जाता है। आप इससे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यूरोपीय देशों में लगभग 5 to 7% एजुकेशन पर खर्च किया है। फिनलैंड जैसे देशों का देखिए, ब्राज़ील जैसे देशों का देखिए, और यूरोपियन कंट्रीज का देखिए, लेकिन हमारे यहाँ संसाधन कम है, और फिर शिक्षा हमारी प्राथमिकता में बहुत कम आती है सरकार की, क्योंकि डेवलपमेंटल वर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है, डिफेंस पर काफ़ी खर्चा बढ़ गया है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर काफ़ी बढ़ गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी बढ़ गया है, तो शिक्षा पर 6% नहीं कर पा रहे हम बल्कि लगभग 2 से भी कम प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर पा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे प्राथमिकताएं बदल रही हैं देश की, और ये समझ में आने लगा है कि शिक्षा बहुत प्राथमिकता की चीज़ है, बहुत प्रायोरिटी की चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि जब नई शिक्षा नीति आई है तो उसके साथ साथ बजट प्रावधान भी बढ़ेंगे और उसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अभी नेचुरली बजट जो है वो शिक्षा पर बहुत कम खर्च हो रहा है। इस पॉलिसी में मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कोशिश की जाए कि बच्चे की मातृभाषा में कराई जाए। तो बच्चे के शुरुआती डेवलपमेंट में मातृभाषा की भूमिका को आप किस तरीके से? ये बहुत अच्छी बात है कि जब एजुकेशन मुझे शुरू से अंग्रेजी में दी जाएगी, मैं अंग्रेजी जानता ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे समझूंगा? और फिर जैसे आपने तारे ज़मीन पर पिक्चर देखी होगी, वो जो बच्चा होता है वो किस तरह से उसको ऐसा लगता है जैसे तारे चल रहे हो, बोर्ड पर जो है स्टार्स बनाए जा रहे हो। तो अगर उसको मातृभाषा में, मायाड़ भाषा में मिलेगी अपनी, चाहे वो कर्नाटक की कन्नड़ हो, चाहे वो तेलंगाना की जो है वो तेलंगाना की तेलुगु हो, चाहे वो राजस्थान की राजस्थानी हो, चाहे वो मतलब जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है, उसमें अगर उसको प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी तो जल्दी से उसको ग्रहण कर पाएगा। और जब वो मजबूत हो जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन उसकी मजबूत हो जाएगी, तो फिर आप अंग्रेजी पढ़ाइए, और भाषाएं पढ़ाइए, फ्रेंच पढ़ाइए, और भी पढ़ाइए, तो वो सब सीखेगा। एक जो नया बदलाव है वो एआई का है, आपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी करा। तो अब इस नई शिक्षा नीति में या भारतीय एजुकेशन सिस्टम में आप एआई की कैसे भूमिका देखते हैं? अब तो तकनीक का जमाना है सब। अब तो आप देखिए कि जो एआई आया है या चैट जीपीटी आया है, जो ये नई डिजिटल इकोनॉमी आई है, तो अब नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा गया है कि करिकुलम में ये नहीं कि सबको एक पेपर दे दीजिए एआई का, कि हर एक में ह्यूमैनिटीज में भी डाल दीजिए, मैथमेटिक्स में भी डाल दीजिए, साइंस में भी डाल दीजिए, इंजीनियरिंग में भी डाल दीजिए, लॉ में भी डाल दीजिए, बल्कि लॉ से रिलेटेड टेक्नोलॉजी क्या है, उस टेक्नोलॉजी का लॉ में क्या एप्लीकेशन है। तो लॉ में साहब उनको वो जो सॉफ्टवेयर चेक करने हैं, सॉफ्टवेयर से वो जो है मूव कोर्ट की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मूव कोर्ट की तैयारी कर सकते हैं। या ह्यूमैनिटीज़ में क्या रोल है, साइकोलॉजी वाले के लिए एआई का क्या रोल है, इकोनॉमिक्स वाले के लिए एआई का क्या रोल है, या जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो सिविल वाले के लिए क्या रोल है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए क्या है, कंप्यूटर साइंस वाले के लिए क्या है। ऐसे ही जो और सब्जेक्ट्स हैं, होटल मैनेजमेंट भी अगर कोर्स है तो उसमें एआई का क्या रोल है। तो सभी क्षेत्रों में एआई की सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ढूंढी जा रही हैं और वो करिकुलम में डाली जा रही है। इसका फायदा सब्जेक्ट को मिलेगा, लेकिन आप सब्जेक्ट स्ट्रेंथन होगा। लेकिन आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा देश शिक्षा में या डिजिटल या टेक्नोलॉजी में उतना अधिक विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी आप देखें तो कई जो देश हैं उन्होंने एआई जो एप्लीकेशन है उनको बना दिया है, एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया। डिजिटल इकोनॉमी में तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है साहब, यूरोप से भी ज्यादा तेजी। लेकिन जैसे मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि कई जो कंट्रीज हैं उन्होंने एआई एप्लीकेशंस लॉन्च कर दिए, लेकिन अभी हम एआई कोर्स तक लॉन्च नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हम एआई का सदुपयोग करें। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारा एक नाकामी है।
नहीं, नाकामी नहीं है। देखिए ये पेस है, हम किस पेस पे है, वो किस पेस पे है। अब आज हम चांद पे पहुंच गए, बहुत सारे देश नहीं पहुंच पाए, तो ये तो कौन की किसकी कितनी एबिलिटीज है उसके हिसाब से अपने अपने पेस से डेवलप करता है। अब मैं समझता हूँ कि भारत तो बहुत तकनीकी रूप से आगे, और भारतीय लोग बाहर जाकर के कितना माइक्रोसॉफ्ट में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, एप्पल में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से डिजिटल इकोनॉमी में हम तेजी से आगे बढ़े, यूरोपीय देशों की तुलना से भी, आप देखिए सबके पास आधार कार्ड है डिजिटल। आज पेमेंट सिस्टम देखिए, पताशी भी खाएंगे आप तो तुरंत पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं, यूपीआई से। तो अब कैश रखना ही बंद कर दिया लोगों ने। तो जब हम डिजिटल इकोनॉमी को इतना तेजी से आगे ले जा सकते हैं, चाहे इसका फायदा कोरोना की वजह से हुआ हो, किसी वजह से हुआ हो, लेकिन हम एआई में क्यों नहीं कर पाएंगे? हम एआई में भी कर पाएंगे, और बहुत तेजी से लोग कर भी रहे हैं। जैसा आपने कहा कि भारतीय लोग गूगल और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ काम कर रहे हैं, तो आप मानते हैं कि ब्रेन ड्रेन अभी भी भारत में एक बड़ी समस्या है? मैं समझता हूँ कि अब तो रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाएगा आने वाले समय में, और स्पेशली जितने सख्त नियम अमेरिका में हो रहे हैं या कनाडा में हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोग उधर ही जाते हैं यूरोपीय देशों की तरफ। तो जो है रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू होगा, और अब लोग जो है जो चले गए हैं वो भी वापस आने की तैयारी में लग गए हैं इन सख्त नियमों को देखते हुए। तो ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन का फायदा और इंडिया को मिलेगा। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे, नई शिक्षा नीति आ गई, सरकार ने बहुत अच्छी पहल भी की है, यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी पहल कर रही हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय जो समाज है, वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी ये चॉइस रहती है कि उनके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस आईपीएस बने। उनको प्राइवेट फील्ड में या खुल के उनको अपना अभी भी प्रोफेशन चूज करने की आज़ादी नहीं है। इसे आप किस तरह देखते हैं? प्रोफेशन तो चूज करने की आज़ादी है, ऐसा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जाने की इच्छा ज़्यादा रहती है, लेकिन आज के ज़माने में गवर्नमेंट जॉब का भी एज खत्म हो गया है, वो पहले जैसी बात नहीं है। आप गवर्नमेंट में भी जाकर के देख लीजिए, गवर्नमेंट में भी आज काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में काम नहीं करना पड़ता हो। ये दूसरी बात है कि वहाँ पर और अवसर बहुत हैं आगे बढ़ने के और काम करने के, जो सरकार में पहले अवसर आते हैं, निजी क्षेत्रों में बाद में आते हैं। लेकिन निजी क्षेत्र भी अब कोई सरकार से छोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ज़्यादातर लोग मल्टीनेशनल्स में काम करना चाहते हैं। आप देखिए कि लोग इंजीनियरिंग करके भी बैंकों में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट पीओ सेलेक्ट हो रहे हैं, एमबीए करके भी डायरेक्ट पीओ सेलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा पैसा मिलता है मल्टीनेशनल कंपनीज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, उससे तो अच्छा पैसे से मतलब है, अच्छे प्लेसमेंट से मतलब है। अब वो ज़माने गए कि लैलाएँ अब जो है मजनू से उसकी सूरत देखकर प्यार करती थी, इश्क करती थी। अब तो वो ज़माना है कि उसका प्लेसमेंट कैसा है, वो कहाँ नौकरी कर रहा है, प्लेसमेंट कैसा है, उसको तनख्वाह कितनी मिल रही है। तो ये देख करके अब ज़्यादातर वेडिंग रिलेशनशिप्स भी इसी को देख करके होती हैं। तो इसलिए बेटर प्लेसमेंट्स आर नेसेसरी नाउ। एक और मेरे मन में आया कि अमेरिका में एलोन मस्क ने एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी बना दी। क्या हम इंडिया आपके पहले वाले सवाल में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी है, लेकिन प्राइवेट जॉब में जो है कंपटीशन है, और वहाँ आपको परफॉर्म करना है। और आज का बच्चा स्टेबिलिटी नहीं चाहता, वो तो रोज बदलना चाहता है साल 2 साल में जॉब को, लेकिन वो परफॉर्मेंस चाहता है, उसका अप्रेजल होता है हर साल। सो दे वांट टू compete in performance rather than being stable। हाँ, वो एक स्थिर रहना नहीं चाहता। स्थिर नहीं कि बात ठीक है, दाल रोटी गवर्नमेंट जॉब में दाल रोटी चल जाएगी, वो जमाना चला गया। एम्बिशियस भी है वो। पहले होते थे लोग कि एक ही जॉब में एंट्री की और उसी जॉब से निकल गए। अब तो जो है 10-10 जॉब और 10-10 प्रोफाइल बदलनी पड़ती है दिल्ली में आदमी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो पूछता था वो ये था कि एलोन मस्क ने एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी बना दी अमेरिका में, तो क्या हम भारत में भी ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे भी कोई व्यक्ति प्राइवेट इस तरीके का कुछ करेगा, जिसपे ज़्यादातर जैसे स्पेस एजेंसी सरकारें बनाती हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि हम इसकी इजाज़त देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ना चाहता है और स्पेस एजेंसी बनाना चाहता है या कुछ और करना चाहता है और उससे देश का भला होता है, तो उसकी परमिशन देने में कोई बुराई नहीं है, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए। सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं बस एक बात कह के कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमको नई रविश के हल्के जकड़ रहे हैं। बातें तो बन रही है पर घर उजड़ रहे हैं। पुरानी और नई रोशनी में फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे कश्ती नहीं मिलती, इसे साहिल नहीं मिलता। वाह वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।